जनाब हुकूक इल्म बरदार सियासतदान कराची और वज़राए वफाक अस्सलाम वालेकुम। ताहम मुझे पता है कि सियासतदान पाकिस्तान बिलखुसूस आप जैसे सियासतदान किसी के हक़ के लिए कभी नहीं उठ सकते सवाए इसके कि अपना कोई ज़ाती मफाद न हो। जनाब आला सियासतदान पाकिस्तान बिलखुसूस आप जैसे सियासतदान के मुँह से हक़ का लफ्ज़ निकलना मतलब अवाम से कुछ न कुछ छीनना होता है। ताहम मुझे यह भी पता है कि सियासतदान पाकिस्तान अगर कुछ अवाम को दे सकता है तो वह माज सिर्फ नफरत और फसादी बयानात, और वो भी ऐसे कि हम अवाम में नस्ल ब नस्ल चलती रहें और आपकी नस्ल ब नस्ल इसे पेश करवाते रहें। ताहम माजी की ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जिसमें सियासतदान पाकिस्तान बिलखुसूस आप जैसे सियासतदान ने सवाए नफरत, आग जलने जलाने और के सवा कुछ और काम किया हो। जनाब आला अगर हक़ की बात करनी है तो बेशक करें। पाकिस्तान में आज तक कोई शायद ऐसा हो जिसे अपने सारे हुकूक मिल गए हों या अपने हक़ की बात न कर रहा हो। ताहम मुझे तकलीफ़ ये है कि आप हर बात करने पे मुझ गरीब देहाती पर इल्ज़ाम लगाना क्यों ज़रूरी समझते हैं। आप बेशक सरकार और सरकारी पार्टियों पर अपना बुग़्ज़ निकालें, लेकिन मुझ गरीब देहाती पर ही इल्ज़ाम क्यों। जनाब आला हम किसी शहर के लिए नहीं पर सब के लिए चाहते हैं कि सबको अपने अपने हुकूक मिलें और आपको भी वो हुकूक मिलें, लेकिन जनाब आला मेरे हुकूक पे सब खामोश हो जाते हैं। अगर हमारे लिए कोई अल्फाज बोलता है तो वो सिर्फ इल्ज़ाम के लिए। जनाब आला आपकी गुजरी हुई सारी कॉन्फ्रेंसेस और बयानात का निचोड़ निकाला जाए तो एक इल्ज़ाम मुझ सिंधी देहाती पर सर फरसत है कि आपके सारे हुकूक हम देहाती लोग खा गए। तो मजबूरन मुझे एक खत लिखना पड़ा कि आखिर मुझे भी पता चले कि मैंने क्या खाए या तुमने खा दिए। तो जनाब आला मैं देहाती बंदा आपके शहरी इलाके को ताज़ी सब्जी देता हूँ, गुंदम आटा भी देता हूँ, चीनी भी देता हूँ और अपनी फसल को तैयार करे सालों साल मेहनत करके तुम्हारे शहर को पहुँचाता हूँ। मैं देहाती आपको चावल देता हूँ, आपको ताज़े फल पहुँचाता हूँ, आपको मुर्गियाँ पाल के भी देता हूँ और आपके लिए सालों साल बकरे गाय ऊँट चार कर देता हूँ, जिसे आप लजीज पकवान में आपको तैयार करके खाते हो, और हमें तो गोश्त का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं होता। जनाब अल्लाह हम तो सिर्फ बकरे तैयार करके डब्बों में सब्जियां भर के इसलिए देते हैं कि अपने ही खेत में तैयार होने वाली गुंदम को खरीद कर अपनी बच्चियों की भूख मिटा सकें। तुम्हारे बंगले भी आलीशान, तुम्हारे खाने भी आलीशान, तुम्हारा तो लिबास भी आलीशान, लेकिन जनाब अल्लाह आप किसी गांव में तो चले आए, वहाँ मुझ जैसे कितने बेचारे कूटी हुई मिर्चों के साथ रोटी खाते हैं, और नया लिबास तो जनाब ईद पर भी मुश्किल से मिल पाता है। जनाब अल्लाह मेरे पाँव पर आप जैसे लोग कभी न नज़र डालें, क्योंकि मेरे पाँव में चप्पल नहीं, लेकिन पाँव में कांटों के अजीब निशाना ज़रूर आपको नज़र आ जाएंगे, जिस पे आप शायद हंस भी दें, लेकिन मैं शायद अपनी बेबसी, मुफलसी और गुर्बत से मजबूर होकर अपनी निगाह शर्म से इतनी झुका दूं कि फिर आपकी चमक धमक, शान व शौकत शायद कभी देख सकूं। जनाब आला अगर बदकिस्मती से आप बीमार पड़ जाएं तो खांगी और महंगे तरीन अस्पतालों में आपको हर आसाइश मिल जाती है, लेकिन जनाब कभी मुझ गरीब देहाती के इलाके में तो कभी चले आएँ, वहाँ आपको मुझ जैसे कितने ही बीमार बिस्तर पर सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते नजर आएंगे, गोया सिर्फ अपनी मौत को पुकार रहे हो। भाई हम भी मानते हैं कि तुम शहरी लोग हो, लेकिन भला कभी मौत को पुकार करके तो देखें कि कितने आंसू आते हैं उस पुकार में। लेकिन मुझ जैसे देहाती लोगों के लिए मौत भी एक सुकून है। जनाब आला आप नफीस लोग हैं, इसलिए आप ये भी सोच रहे होंगे कि कितने बड़े जाहिल लोग हैं हम, बीमारी में इलाज के बजाय सिर्फ अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। बहरहाल आप अपनी खुशनौदी से शायद ठीक कह रहे हो, लेकिन अल्लाह भी जानता है कि अल्लाह अल्लाह करना और मौत के इंतजार के सिवा कोई राह नहीं। जनाब आला मेरे गांव के करीब न कोई अस्पताल, न कोई ऐसी गाड़ी जिसमें मुझ जैसे किसी बेचारे को शहर ले जाया जा सके। अगर किसी को अचानक सी कोई गाड़ी मिल भी जाए तो मुझ जैसा बेचारा जाए भी तो कहाँ। तुम्हारे शहर के कोई भी खांगी अस्पताल मेरे गरीब गुर्बत देखकर यही कह देती है कि इसे किसी सरकारी अस्पताल में ले जाया जाए, और मुझ जैसे कई बेचारे ये समझ लेके लौट जाते हैं कि इतने बड़े अस्पताल में अगर मेरा इलाज नहीं तो शायद मेरी बीमारी ही लाइलाज है। और अगर कोई डॉक्टर ये कह दे कि आपका इलाज तो मुमकिन है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे डॉक्टर नहीं, इसलिए इसे सरकारी अस्पताल ले जाया जाए, वहाँ इलाज हो जाएगा, तो मेरे अजीज औकार मुझको अपनी बाहों में उठा के सरकारी अस्पताल की तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि उसे पता है कि सरकारी अस्पताल बस कुछ ही मुफासले पे है और उनके किराए के बचे हुए पैसों से वो दवाई ले पाएंगे।
लेकिन जब सरकारी अस्पताल के गेट से दाखिल होते हैं तो न जाने कितने लाशों की तरह बाहर पड़े हुए होते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। और जब बारी डॉक्टर के चेकअप की आती है तो ये कहकर जवाब मिलता है कि यहाँ कोई बेड खाली नहीं, इसलिए आप किसी और अस्पताल चले जाएं या 20 दिन के बाद आएँ। लिहाजा इतने धक्के खाकर मैं भी समझ लेता हूँ कि अल्लाह और मौत के सिवा मेरा कोई हाल पुरस्कार नहीं। जनाब आला, मैं बचपन से अपनी माँ बाप और पूरे खानदान के साथ आपके लिए गुंदम और ताज़े फलों को बंदोबस्त करता रहा हूँ, लेकिन मेरे मौत तक मेरा पूरा खानदान इतना भी नहीं कमा सका कि मैं अपने कफन का बंदोबस्त कर सकूं। उल्टा मेरे अपने औलाद पे और शायद उनके नस्लों तक कर्ज छोड़ के जाता हूँ। जनाब अल्लाह, हमारा पूरा खानदान दिन रात मेहनत करके भी एक वेले के लिए खाने का बंदोबस्त नहीं कर सकता, और इतनी मेहनत करके भी हम सूखी हुई रोटी भी कर्ज पर लेने पर मजबूर हैं। जनाब अल्लाह, आपके घर का कोई एक फर्द भी कमाए तो आप लजीज खाने खा सकते हैं, महंगे होटलों पे जा सकते हैं, आला लिबास पहन सकते हैं और फिर लाखों के मोबाइल हाथ में लेके ये भी कह सकते हैं कि आपके हुकूक मुझे से देहाती लोग खा गए। और ये सिर्फ आप शेर कायद के बने फिरते सियासतदान नहीं कहते, बल्कि मेरे वतन अजीज़ पाकिस्तान के आला ज़रफ़ सियासतदान भी मुझ गरीब देहाती पर ये इल्ज़ाम हर किसी नए दिन पर आयद करते हैं। जनाब अल्लाह, अर्ज़ कर दूँ मेरे प्यारे सियासतदानों के लिए कि मैं 47 से पहले इतना कमाता था कि सुकून से वक्त पे रोटी खा सकता था, लेकिन अब पूरा ख़ानदान कमा कर भी एक वेले का खाना भी कर्ज पर लेना पड़ता है। न सिर्फ इतना कि 47 से पहले मेरे पास खाने और पहनने के लिए इतना कुछ था, जब आपके बड़े सियासतदानों के बड़े यहाँ पड़ोसी मुल्क भारत से पहुँचे, तब हमने न सिर्फ आपको खाना मुफ्त दिए बल्कि लिबास भी दिया। जनाब आला, हमारी उस वक्त की दरिया दिली इतनी मशहूर हो गई कि यहाँ तो प्यारे मुल्क पाकिस्तान के बाकी सूबों से भी लोग आने लगे, और हम अपनी सखावत से अपने खेत, बंदरगाह, गोदाम और अनाज पेश कर देते रहे। तब हमें ये भूल गए थे कि हम इनके मालिक हैं। हमें तो बस इतना याद था कि हम इस मुश्किल हालात में आपको ऊपर उठाना है, और फिर यूं हुआ कि हम उठने के काबिल नहीं रहे। हम मालिक से नौकर बन गए और आप मालिक, और फिर आप मुझसे सब कुछ छीनने लगे। मेरे खेत, मेरे बंदरगाह, मेरा लिबास, मेरा दरिया, मेरे समंदर, सब कुछ। मैंने फिर भी उफ नहीं कहा कि मेरे हुकूक पाकिस्तान के दूसरे सूबों से आने वाले लोगों ने या पड़ोसी मुल्क से आने वाले लोगों ने खा लिए या कब्जा कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे देहाती लोग पर इल्ज़ाम है कि आपके हुकूक हम खा गए। जनाब आला, हमारी पूरी ज़िंदगी और मेरे पूरे आने वाली नस्लों की ज़िंदगी आपके शहर के अमीरों और नामनाद बिजनेसमैनों ने लोगों ने खा ली है। जनाब आला, अगर आप ये समझते हैं कि ये सब आपने अपनी काबिलियत पे किया है तो बराए करम मैं एक बार फिर आपकी काबिलियत देखना चाहता हूँ। आप बस इतना करें कि दुनिया के किसी भी जगह पर या पाकिस्तान में की किसी भी जगह पर अपने सारे ख़ानदानों के साथ एक बार फिर से एक अजूबा कर दें। वहाँ आप समंदर बनाएं, एक नहर भी बनाएं, एक बंदरगाह भी बनाएं, वहाँ बड़े इमारत भी बनाएं, आलीशान नक्काशी के निज़ाम भी बनाएं। दुनिया बिलखसूस पाकिस्तान को ऐसे बड़े और ज़्यादा वसाइल और मैदानात वाले शहरों की सख्त ज़रूरत है। लिहाजा आप इतने काबिल और मैजिकल हैं कि ये कर सकते हैं, और वक्त की ज़रूरत भी है। बस मेरे उन माओं बहन भाइयों को छोड़ के जाएं जो आज भी ये समझते हैं कि सिंध की वजह से ही हमें अल्लाह ने सारी नेमतें अता की हैं। बस उनको ले जाएं जिनको अपनी काबिलियत पे भरोसा है, और ये समंदर, बंदरगाह सब उन्होंने अपनी काबिलियत पे बनाए हैं। लिहाजा ऐसे काबिल बंदों को ज़रूर कहें कि वो आपकी लीडरशिप में फिर से ऐसा एक कमाल कर दें, फिर हम ये इल्ज़ाम तस्लीम कर लेंगे कि आपके हुकूक हम जाती खा गए। जनाब आला, क्या कुछ नहीं मिला आपको अच्छे बंगले मिले, आपको रोड मिले, आपको बिजली मिली, आपको गैस भी मिली। हम तो आज भी लकड़ियों की फूंक कर अपने चूल्हे जलाते हैं और हर आए दिन अपने हाथ तक जला देते हैं। और आपको आलीशान अस्पताल भी मिले। हम तो सिर्फ आपके आलीशान महल बनाने के बाद भी फुटपाथ पे सोते रहे, फिर भी फरियाद न इल्ज़ाम लगाया कि हमारे सारे हुकूक आप खा गए। जनाब आला, आप फिल्टर के पानी पिए, हमें क्या। आप मीठे पानी से अपना बंगले, कार गाड़ियाँ वाश करें, हमें क्या गर्ज। लेकिन हमारे खेतों से गुजरने वाली नदी या नहर पर हमारा इतना भी हक नहीं कि हमें अपनी सूखती हुई फसल को पानी दे सकें। और वक्त पर पानी न मिलने पे हमारी फसल सूख जाती है, और इतनी मेहनत करके भी फसलों की दवाई और बीज लेने से आपके शहरी के कर्जी हो जाते हैं। और कोई वक्त था जब ये नदी या नहर अपने इख्ताम तक सारे गाँव और खेतों को पानी मुहैया करती थी, लेकिन आजकल मेरे अजीज़ा ने देहात पानी पीने को तरस रहे हैं। मैं और आपकी काबिलियत से आज भी प्यासा भर रह रहा हूँ।
میرے محترم شہری لیڈران اور وفاق میں بیٹھے وطن پاکستان کے ہمدرد سیاستدان، جناب اعلیٰ، میرے گھر میری کئی نسلوں سے کچے ہیں اور میرے بچے 5 کلاس سے اوپر کبھی پڑھے ہی نہیں، کیونکہ وہ کاپیوں کتابوں کی اور پینوں کی ضد کر رہے تھے۔ میں غریب دیہاتی جو پہلے ہی ان کے کھانے کا بندوبست قرض لے کر رہا تھا، وہ ان کے پین اور کاپیوں کا خرچ کیسے برداشت کرتا؟ جناب اعلیٰ، میرے پورے خاندان کے پاس مشکل سے پہننے کے لیے 102 جوڑے ہیں، وہ بھی پھٹے ہوئے۔ اور رہی بات میرے گاؤں کی، تو وہاں آپ کو نہ روڈ کے نشانات ملیں گے، نہ اسپتال کا کوئی وجود تک، ہاں باقی اسکول کی بلڈنگ جو کہ اب گرنے کے قریب ہے وہ ضرور نظر آ جائے گی۔ لہٰذا جناب اعلیٰ، آپ کے اور لیڈران وفاق سے ملنے والے تعینوں نے مجھے شدید پریشان کر رکھا ہے کہ آپ کے سارے حقوق سندھی دیہاتی کھا گئے۔ لیکن جناب اعلیٰ، آپ میرے پرانے شہر پر ایک دل سے، خدا سے ڈر کے ایک جھلک انصاف کی نظر ضرور ڈالنا۔ وہاں آپ کو میرے خون کے تپے کسی نہ کسی آپ کے شہر کی دیوار پہ ضرور لگی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ کے محلوں، بنگلوں اور دیواروں پہ جو میرے خون کے تھپے لگے تھے، بہرحال اسے آپ نے رنگ برنگی رنگوں سے مٹانے کی تھوڑی سی کوشش ضرور کی ہے، لیکن میرے خون کا رنگ اتنا لال ہے کہ نشانات باقی ہیں۔ آپ کی دکانوں میں موجود مختلف اقسام کے گوشت، آٹا اور سجی ہوئی دکانوں میں چینی، سبزی اور دالیں، یہ سب مجھ غریب دیہاتی کے گاؤں سے آئی ہیں، جسے کھانے سے میں آج بھی محروم ہوں، لیکن آپ کو صحت مند اور امیر بنا ڈالا ہے۔ تاہم مجھ غریب، لاچار اور بے بس نے تمہارے شہر سے صرف ایک بلب اور سولر پلیٹ، وہ بھی قرضہ لے کے لی ہے، لہٰذا بلب اب روشنی دینے کے قابل رہا نہیں، باقی سولر پلیٹ کو تاحال میں نے اپنے سے بھی زیادہ کچی جھوپڑی میں سنبھال کے رکھی ہے۔ جناب اعلیٰ، تم اور ریاست مدینہ کے اہم سیاستدان جو مجھ غریب دیہاتی پر کوئی نہ کوئی الزام لگا دیتے ہیں کہ مجھے ایک سندھی دیہاتی نے پورا پاکستان، بالخصوص پاکستان کے سارے بڑے شہروں کے حقوق کھائے ہیں، اور شاید یہ قرضہ جو پاکستان پہ اتنا ہے وہ بھی سندھی غریب دیہاتی کی وجہ سے ہے۔ جناب اعلیٰ، مجھے ایک سندھی دیہاتی پر الزام ہے کہ میں نے لاہور کھایا، پنڈی کھایا، فیصل آباد کھایا، گوادر کھایا، کراچی تو بس ہضم ہی کر ڈالا۔ بس جناب، اس غریب سندھی دیہاتی کو اتنا تو بتا دیں، جس کے آپ معدنیات لے گئے، گیسیں چھین لیں، پانی بند کر کے پیاسا کیا، منہ سے کھانا چھینا، تن سے کپڑے چھینے، اب بس ہمارا وجود باقی ہے، اس پر بھی آپ کو اعتراض ہے کہ جناب اعلیٰ، کہیں آپ کو یہ اعتراض تو نہیں کہ ہم زندہ ہی کیوں ہیں؟ بہرحال مجھ دیہاتی کو یہ سمجھ نہیں، آپ تو اہل عقل ہیں، بس حساب کر لیں کہ کس نے کھایا اور کیا کھایا۔